मेरी अमीर घर में शादी हुई थी। मेरा कमरा आलीशान था, लेकिन जो ही रात होती शौहर कमरे में फटी हुई चटाई बिछाकर इस पर लेट जाता। मैं शौहर से पूछती कि वो ऐसा क्यों करता है, तो शौहर मेरे पाँव पकड़ कर कहता, मुझसे गुनाह हो गया है, मुझे बचा लो। मुझे समझ ना आता वो ऐसा क्यों कहता है। एक दिन तंग आकर मैंने वो चटाई फेंक दी, जिसे देखते शौहर गुस्से में तलाक देने लगा। मैं डर कर वो चटाई वापस लाई, लेकिन ये देखकर कयामत टूट पड़ी कि इस चटाई पर तो मुझे बचपन से ही दुल्हन का रूप बहुत पसंद था। मैं बचपन में खेल के दौरान हमेशा दुल्हन ही बनती थी और मोहल्ले की सारी ही लड़कियां मुझे दुल्हन बनाना पसंद करती, क्योंकि मैं रंगो रूप में अपनी दोनों छोटी बहनों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन आज जब मैं 30 साल की होने वाली हूँ फिर भी दुल्हन नहीं बन सकी, तो मेरी छोटी बहनें जो अब अपने घरों की हो चुकी हैं मुझे बचपन की बातें याद दिलाकर मुझ पर खूब हंसती हैं कि तेरा दुल्हन बनने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। न जाने क्या वजह थी जो हर रिश्ता जो मुझे देख कर जाता वो पहले तो पसंद कर लेता, लेकिन बाद में उनकी तरफ से इनकार का पैगाम आ जाता। हमारा कोई भाई नहीं, हम सिर्फ 3 बहनें हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, मुझसे छोटी 2 और बहनें हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं। हमारी अम्मा बहुत ज़ईफ़ खातून हैं, वो अक्सर बीमार रहती हैं। हमारे अब्बा का इंतकाल भी हमारे बचपन में ही हो गया था। अम्मा ने बहुत मुश्किलों और गुर्बत में हम बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया। अब हमारे घर का खर्चा उठाने वाला कोई मर्द नहीं था। मैं ही मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर और घर में कपड़े सिलाई करने का काम करके इस घर के खर्चे अकेले उठाती, जिसमें बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की दाल रोटी और अम्मा की दुआओं का खर्चा पूरा होता। कभी जब बहनें मैके आ जाती तो इनके लिए अच्छे खाने बनाने की खातिर हमें कई दिन तक बहुत मुश्किलों से वक्त गुजारना पड़ता। मैं हर मुश्किल का सामना सब्र के साथ यही सोचकर कर रही थी कि एक दिन कोई तो ऐसा मर्द हमारा सहारा बन के आएगा जो मुझे दुल्हन बनाकर अपने साथ ले जाएगा, और फिर मैं इन सब जिम्मेदारियों से आज़ाद हो जाऊंगी, खुद और अपनी माँ को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूंगी। लेकिन वो वक्त आने में न जाने अभी कितना वक्त बाकी था, क्योंकि मैं हर गुजरने वाले दिन मुझे अपनी बढ़ती उम्र का एहसास दिलाता और खौफ मेरे अंदर जगह बनाता जा रहा था कि मेरी उम्र थोड़ी भी और बढ़ जाएगी तो कोई भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार ना होगा, क्योंकि अभी तक दर्जनों रिश्ते आ चुके थे लेकिन किसी ने भी मुझे कबूल नहीं किया था। पता नहीं क्या वजह थी। अच्छा रंगो रूप काम करने का सलीका, पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी सब मुझसे रिश्ता करने से क्यों मना कर देते थे, जबकि मेरी छोटी बहनें दोनों ही मुझसे कम शक्ल थीं। फिर भी दोनों के रिश्ते हो चुके थे और वो ज़्यादा अच्छे घरों में तो ना ब्याही गई थी, लेकिन फिर भी शादी तो हुई थी ना। और इसी बात को लेकर वो हमेशा मेरे सामने इतराती थी। अम्मा को भी जब देखो मुझे शादी के सिर्फ मनफी पहलू बताती रहती, जैसे कि मुझे शादी करने से डरा रही हो। लेकिन मैं खुद समझदार थी, दुनियादारी को खूब समझती थी और ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि दुनिया के सारे मर्द मेरी बहनों के शौहरों जैसे बुरे इंसान नहीं होते। नेकी और बदी का ताल्लुक भला कभी किसी एक इंसान से कब होता है। इसलिए मैंने आज तक अपने इस ख्वाब को ख़त्म होने नहीं दिया था कि मेरा होने वाला शौहर बहुत अच्छा इंसान होगा, जो मेरे साथ साथ मेरी माँ की जिम्मेदारी भी उठाएगा और बदले में उसके वालिदैन की मैं इतनी खिदमत करूँगी कि वो खुश हो जाएगा। घर में कोई ज़्यादा बात करने वाला ना होता, इसलिए मैं सिलाई मशीन चलाती ये सारी बातें अपने दिल ही दिल में सोच रही थी कि दरवाजे पर किसी के आने से दस्तक हुई। आवाज़ सुनते ही अम्मा बोल उठी कि मेरी सफ़िया आई होगी। कल से मेरा दिल बोल रहा था कि सफ़िया मुझे याद कर रही होगी। मैंने मुंह बनाकर अम्मा की तरफ देखा, क्योंकि महीने के आखिरी दिन चल रहे थे और घर में जहर खाने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में अगर सफ़िया आ जाती तो भला कहाँ से उसके मियाँ के फरमाइशी खाने पकते। लेकिन मुझसे पहले मेरी माँ के दिल की आवाज़ आसमान तक पहुँच गई और कोई कबूलियत की घड़ी थी जो कबूल हुई हो गई। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो सच में सफ़िया ही थी। ये हमारी सबसे छोटी बहन और अम्मा की चहीती बेटी थी। सफ़िया को देखा तो मैं बोली, ले अम्मा तेरे मन की मुराद पूरी हो गई। और फिर सफ़िया मुझे धकेलती सीधा अम्मा के पास जा बैठी। इसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि आज फिर शौहर से लड़कर आई है। कोई महीना ऐसा नहीं होता जब ये लड़कर ना आ जाए। मैंने अम्मा से कहा, समझाती क्यों नहीं अपनी लाडली बेटी को
कि इस तरह बात बात पर मैके नहीं चले आते, और वो भी तब जब घर में कोई कमाने वाला मर्द तक ना हो। अम्मा तो हमेशा की तरह मुझ पर ही भड़की थी कि हाय कम वक्त, देख बहन की हालत तो देख, बेचारी न जाने किस हाल में यहाँ पहुंची है, और तुम दो मीठे बोल तो नहीं बोल सकती, कम से कम चुप ही रह ले। अभी अम्मा ने बोलना बंद ही किया था कि सफिया बोल पड़ी, आपा तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें क्या पता मर्द का हाथ कितना भारी होता है, कभी एक थप्पड़ लगा नहीं, फिर पूछूंगी कि कितने 20 का 100 बनता है। मैंने भी जवाब देने में कोई कसर न छोड़ी। वैसे सफिया, अब तक जितने थप्पड़ तू खा चुकी है, तेरे गाल तो पत्थर के हो जाने चाहिए थे। वो मुंह बनाकर अम्मा से लिपट गई और अम्मा हमेशा की तरह मुझे ही कोसती रही। वैसे एक बात ये भी थी, अम्मा रज़िया और सफिया से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जबकि मुझसे इतना प्यार नहीं था उनको। शायद वो दोनों ब्याह कर अलग घरों में चली गई थी, इसलिए अम्मा उनका ज़्यादा ख्याल होता। अपने सवालों के जवाब भी मैं खुद ही सोचने लगे। इतने में आमना बाजी, हमारी पड़ोसन भी आ गई। आमना बाजी को मुझसे बड़ी हमदर्दी थी। वो पूरे मोहल्ले के घरों से मुझे सिलाई के लिए कपड़े ला कर देती, जिन पर 10-20 रुपए खुद भी रख लेती थी। आमना बाजी ने 2 सूट दिए थे सिलाई के, अब वो लेने आई थी, तो उनको सिलाई के पैसे देते हुए अम्मा ने देख लिया और बोली, देख राबिया, मेरी बेटी के आते ही इसके नसीब का रिज़्क भी साथ ही आया, पूरे 1500 मिले हैं। अब जाकर बहन के लिए कुछ अच्छा पका ले, कैसे सूख के तिनका हो गई है मेरी बेटी। मैंने आमना बाजी को साथ लिया और सौदा लेने चली गई। वैसे भी अम्मा ने बख्शने नहीं थे मुझे ये पैसे। मैंने गोश्त और मसाले वगैरह ले लिए और आमना बाजी को अपने घर के दरवाजे पर छोड़कर मैं अपने घर आने लगी कि रास्ते में मेरे सामने एक बड़ी गाड़ी रुकी और इसमें से खातून ने बाहर आकर पूछा, अरे बेटा राबिया, तुम्हारा नाम है? मैंने सलाम किया और बताया कि मैं राबिया ही हूँ। वो आंटी बहुत प्यार से मिली और फिर बताया कि मैंने आमना से मोहल्ले की कई औरतों से तुम्हारी बहुत तारीफ़ें सुनी हैं। बेटी, मेरा एक ही बेटा है, मैं उसके लिए तुम जैसी ही होनहार लड़की का रिश्ता ढूंढ रही थी। मुझे रास्ते में इस तरह बात करना मुनासिब न लगा, लेकिन आंटी की बात सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हो गया। मैं तो कब से उसी इंतज़ार में थी कि कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। तो मैंने बस इतना ही कहा था कि आंटी, आप मेरी अम्मी से इस सिलसिले में बात करें, वही आपको इस बात का जवाब दे सकती हैं। आंटी ने कहा, अरे हाँ बेटा, रिश्ते की बात तो आपकी वालदा से ही होगी, बस रास्ते में देखा तो सोचा ज़रा मिल लूँ, और सच पूछो तो बेटा मुझे तुम बहुत पसंद आई हो। मैंने जी बोला और जाने की इजाज़त चाही, तो आंटी ने कहा, चलो गाड़ी में बैठो, हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। मैंने बहुत मना किया, लेकिन वो न मानी, और थोड़ी ही देर में उनका बेटा भी गाड़ी से उतर आया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर मुझे बैठने के लिए कहा। मैंने एक नज़र उसको देखा और उसने भी मेरी तरफ देखा। मुझे वो देखते ही बहुत अच्छा लगा और मैं भी शायद उसकी माँ के साथ साथ उसको भी पसंद आ गई थी। इन दोनों के इतना इसरार करने के बाद मैं मज़ीद इनकार न कर सकी और उन आंटी के साथ गाड़ी में बैठ गई। हमारे घर तक ज़्यादा फासला तो नहीं था, फिर भी रास्ते में पिछली सीट पर बैठी मैं गाड़ी के शीशे से इस लड़के को देखती तो वो भी बार बार मेरी तरफ ही देख रहा था। हम दोनों ही पहली नज़र में एक दूसरे को पसंद कर बैठे थे। मेरी खुशी की कोई इंतहा न थी। मैं जो बरसों से रिश्ते के इंतज़ार में बैठी थी, इस तरह रात चलते मेरे मन की मुराद पूरी हो गई थी। रिश्ता मिला था, वो भी इतना अच्छा और अमीर जैसे कि मैं चाहती थी। फासला तय हुआ और गाड़ी मेरे घर के दरवाजे पर आकर रुकी। दरवाजे पर गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनते ही मेरी बहन सफिया ने भागकर दरवाज़ा खोला तो मुझे गाड़ी से उतरता देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि हम जैसों ने कभी रिक्शे के अलावा सफ़र ही कहाँ किया था। वो आंखों ही आंखों में इशारे करके मुझसे इन लोगों के मुतल्लिक पूछना चाह रही थी कि कौन है, लेकिन मैं इनके सामने भला कैसे बताती कि कौन है और मैं उनके साथ क्यों आई हूँ। इसलिए मैं आंटी से बात करते हुए मुसलसल सफिया को नज़रअंदाज कर रही थी। सफिया ने दरवाजे से बाहर आकर गाड़ी में बैठी हुई आंटी को सलाम किया और बताया कि मैं राबिया की छोटी बहन हूँ। आंटी ने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि अपनी अम्मी से कहना कि हम जल्दी आपके घर के मेहमान बनकर आने वाले हैं, और मुझे खुदा हाफिज़ कहकर वो लोग चले गए। इतनी बड़ी गाड़ी देखकर सफिया तो पागल हुए जा रही थी और घर के दरवाजे में दाखिल होने तक वो मुझसे इन लोगों के मुतालिक 100 सवाल पूछ चुकी थी, पर मैंने अभी तक इसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था, क्योंकि मैं अम्मा की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। अगर उसे पता चल जाता कि आंटी ने मुझे रिश्ता लेकर आने की इत्तला दी है
تو وہ بہت غصہ ہوتی کہ لڑکی سے اس طرح کی بات کیوں کی۔ میری ماں بھی ڈرتی تھی کیونکہ وہ صرف بیٹیوں والی تھی اور ہمارے سر پر کسی مرد کا سایہ تک نہ تھا، تو وہی ہماری عزتوں کی محافظ تھی، اس لیے ذرا ذرا سی بات پر سو وہم پا لیتی تھی۔ اس کا ڈرنا بھی بجا تھا، لیکن صفیہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی شور ڈال دیا کہ رابعہ اتنی بڑی گاڑی میں نہ جانے کن لوگوں کے ساتھ آئی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی اماں چلانے لگی، ارے کمبخت ادھر تو آ، مجھے بتا کس کی گاڑی میں بیٹھ کر آ رہی ہے۔ تو مجبوراً مجھے بتانا ہی پڑا کہ وہ آمنہ باجی کی جان پہچان والی خاتون تھی۔ آمنہ باجی نے ان کو میرے رشتے کے لیے کہا تو انہوں نے مجھے بازار میں دیکھا اور اپنی گاڑی میں چھوڑنے گھر تک آئیں۔ انہوں نے صفیہ سے یہ بھی کہا کہ وہ آپ کو بتا دیں کہ وہ کچھ ہی دنوں میں رشتہ لے کر گھر آئیں گی۔ میری بات سنتے ہی اماں نہ جانے کن سوچوں میں گم ہو گئی اور پتہ نہیں کیا سوچنے لگی۔ نہ تو مجھے کچھ جواب دیا، نہ ہی مزید کچھ پوچھا، اور بولی چل جا تو کچن میں کھانا پکا لے۔ صفیہ کو بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں سودا اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی۔ اماں اور صفیہ شاید اسی موضوع پر باتیں کرنے لگیں، جن کو دور سے تو دیکھ کر میں سمجھ گئی تھی کہ کسی بہت ہی ضروری معاملے کو ڈسکس کر رہی ہیں، لیکن ان کی آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ کھانا بناتے وقت مجھے گاڑی میں بیٹھا وہ خوبصورت نوجوان مسلسل یاد آ رہا تھا۔ مجھے وہ پسند آ گیا تھا۔ وہ میرا ہونے والا دلہا تھا جس کے میں نے بچپن سے لے کر خواب دیکھے تھے۔ وہ آج حقیقت میں میرے سامنے آ گیا تھا، اور میرے خوابوں سے بھی کئی گنا زیادہ خوبصورت یہ حقیقت جو آج میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ میں ہواؤں میں خود کو اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی اور پھولی نہ سماتی تھی کہ جہاں میں نے زندگی کے اتنے برس انتظار کی چکی میں پستے گزار دیے اور محنت کر کر کے نڈال ہو کر رہ گئی، وہاں اب میری زندگی میں اتنی شان و شوکت اور دولت انتظار میں تھی۔ ایسا لگتا تھا بس انتظار کے چند ہی دن رہ گئے ہیں جب مجھے اس غربت، مفلسی اور محنت مزدوری سے نجات ملنے والی تھی۔ میں بھی اب کسی پر حق جتا کر حکم چلایا کروں گی، کیونکہ زندگی بھر میں نے صرف حکم مانے تھے، اور پھر مجھے اپنی بہنوں سے ملنے والے بے شمار تانے تشنے بھی یاد آنے لگے کہ کس طرح وہ بولتی تھی کہ تم کبھی دلہن نہیں بنو گی اور تمہارے نصیب میں صرف یہ سلائی مشین اور دوسروں کے بچے پڑھانا ہی لکھا ہے۔ یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے نہ جانے کب میں نے کھانا بھی بنا لیا، پتہ ہی نہ چلا۔ جب اماں کی گرجدار آواز میرے کانوں میں پڑی تب ہوش آیا کہ رابعہ کھانا آج ہی کھلانا ہے یا کل پرسوں کے لیے رکھ دیا۔ میں جی جی اماں کہتی کھانا ٹرے پر اٹھائے ان دونوں کے ساتھ صحن میں گھنے نیم کے درخت کے نیچے رکھی چارپائی پر بیٹھ گئی اور ساتھ ہی رکھے گھڑے سے پانی کا گلاس بھر لیا۔ ہماری زندگی ایسی ہی تھی، گرمیوں کے سارے دن صحن میں درختوں کے سائے میں بیٹھ کر گزارتے تو سردیوں کے دن آگ کے پاس بیٹھ کر ہاتھ سیکتے رہتے۔ نہ کوئی بجلی، نہ پنکھا، نہ ہیٹر۔ یہ ہماری نسل میں بہت بڑی بڑی سہولتیں تھیں جو امیر لوگوں کو ہی میسر ہوتی۔ اماں اور صفیہ نے کھانا کھا کر بہت تعریف کی کہ آج کھانا مزے کا بنا ہے۔ بھلا کیوں نہ تعریف کرتی، آج کوئی 2 ماہ بعد ہمارے گھر گوشت پکا تھا، لطف تو آنا ہی تھا۔ ان دونوں کی طرف دیکھے مجھے امید تھی کہ وہ میرے رشتے کے بارے میں بات چھیڑیں گی، ان لوگوں کے بارے میں مزید تفتیش کریں گی، لیکن میری ماں اور بہن تو ایسے انجان اور غافل ہو گئیں جیسے ان کو کوئی پرواہ تک نہ ہو کہ میرا رشتہ بھی کروانا ہے۔ چلو پھر بھی میں تو خوش تھی کہ اب کچھ ہی وقت رہ گیا ہے، اور آخر انتظار کے دن کوئی 10 روز بعد جا کر ختم ہوئے جب وہ آنٹی سچ میں ہی رشتہ لے کر ہمارے گھر آ گئیں۔ کیا ہی شاندار طریقہ تھا ان کے آنے کا۔ اپنے ساتھ ڈھیروں مٹھائیاں، پھل، کپڑے اور تحفے لے کر وہ ہمارے گھر آئی تھیں۔ آج ہی مجھے پتا چلا تھا کہ ان کے بیٹے کا نام محمود ہے، جو میرا ہونے والا شوہر بننے والا تھا۔ 30 سال کی اس پکی عمر میں آج میں خود کو کوئی 16-17 سالہ دوشیزہ محسوس کر رہی تھی، جو میرے ہونے والا منگیتر، جو مجھ سے کوئی 2-3 سال ہی بڑے ہوں گے، ان کی طرف سے خاص توجہ اور ان کی نگاہوں میں محسوس ہونے والی محبت کا احساس ہو رہا تھا۔ بے شک چاہے جانے کا احساس بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ انسان کس طرح عام سے خاص اور پھر خاص سے بہت خاص بن جاتا ہے۔ آنٹی نے اماں سے رشتے کی بات کی اور کہا کہ ہم لوگ آپ کے گھر کی بیٹی کو بیاہ کر اپنے گھر لے جانے میں بہت خوشی محسوس کریں گے۔ میری دلی خواہش تھی کہ اپنی اس بے پناہ دولت سے کسی بے سہارا اور یتیم بچی کا سہارا بن سکوں۔ رابعہ کو دیکھا تو جیسے میری مراد پوری ہو گئی۔ یہ بہت پیاری اور اس بات کی مستحق بچی ہے۔ اب میں آپ سے انکار کی امید بالکل بھی نہیں رکھتی۔
बस आप हाँ कहते तो हम जल्दी आकर आपके घर से बेटी को निकाह करके ले जाएं और फिर अपने घर ले जाकर शानदार तरीके से वलीमा करेंगे। इस तरह आप पर भी कोई बोझ नहीं पड़ेगा। इनकी बातों से ही पता चल रहा था कि आंटी कितनी आला ज़र्फ़ और नेक खातून है, और मैंने उनको आंटी कहा तो उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि अब से आगे मुझे आंटी नहीं माँ कह के पुकारो करो। मेरी कोई बेटी नहीं, मैं अपना ये अरमान भी तुम्हारे ज़रिए ही पूरा करना चाहती हूँ। ऐसी सास मिलना तो ज़रूर किसी नेकी का सिला था जो शायद मैंने पिछले किसी जन्म में की होगी, क्योंकि इस जन्म में तो मुझे कोई बड़ी नेकी याद नहीं जिसका मुझे इतना बड़ा बदला मिल जाता। शुक्र है आज अम्मा और सफ़िया का रवैया भी इन लोगों के साथ बहुत ही अच्छा था। सफ़िया तो हर काम में ऐसे आगे आगे खड़ी थी जैसे मेरे लिए नहीं रिश्ता उसी के लिए आया हो, और ये देखकर मैं भी खुश थी कि मेरी बहन अपना बहन होने का फ़र्ज़ कितनी अच्छी तरह निभा रही थी। आंटी ने इजाज़त चाही तो सफ़िया और माँ दरवाजे तक उनके साथ थीं। जब महमूद ने मौका पाकर मुझे एक डब्बा अपनी जेब से निकाल कर दिया और कहा ये स्पेशल गिफ्ट सिर्फ आपके लिए मेरी तरफ से, और मैंने वो अम्मा से छुपा कर अभी किचन में रख लिया। वो लोग चले गए। अम्मा ने अभी उनको सीधे हाँ नहीं बोल दिया था, लेकिन इनकार की वजह नहीं थी, इसलिए अम्मा ने अपनी बेटी रज़िया के आने के बाद पक्का जवाब देने का कहा, उनको रुखसत कर दिया। अगले ही दिन रज़िया को भी पैगाम भेज कर बुलाया गया। इसकी भी आंखें मेरे लिए ऐसे रिश्ते का सुनकर फट पड़ी थीं, लेकिन वो भी खुश हुई। आखिर बहन थी रज़िया, और सफ़िया अम्मा को अपनी शादियाँ जल्दी करवाने की वजह से नाराज़गी जताने लगी कि कम से कम किसी अच्छे रिश्ते का ही इंतज़ार कर लेती। पर अब वो दोनों शादीशुदा थीं, भला क्या कर सकती थी। अम्मा रज़िया और सफ़िया के साथ मशवरे करने लगी, और इसी दौरान सफ़िया का शौहर भी उनको मनाने और लेने आ गया। मैं तो इसे देखकर शुक्र का कलमा पड़ा कि जैसा भी हो इसके सर का ताज अपना शौहर ही था। लेकिन अम्मा और मेरी बहनों को न जाने क्या हुआ, वो सब सफ़िया को घर भेजने के लिए बिल्कुल भी रजामंद न थी। लड़ झगड़ कर इसके शौहर को भी घर से भगा दिया, और वो लोग सफ़िया को तलाक दिलवाने के मंसूबे बनाने लगी। बहुत अजीब बात थी, पहले भी बहुत बार सफ़िया लड़ झगड़ कर आ जाती, लेकिन हमेशा ही अम्मा इसको अपना घर बसाने का सबक सिखाती। लेकिन इस बार न जाने क्या वजह थी जो अम्मा ने भी इसको घर और शौहर छोड़ने के लिए पूरी पूरी शय दी हुई थी। मैं अगर इसको समझाने लगती तो माँ बहनें मुझसे लड़ पड़ती और मुझे इस बात में दखल अंदाजी और मशवरा देने से सख्ती से मना कर देती। पूरे एक हफ्ते से इन लोगों के यही जिरगे जारी थे, और वहाँ मेरे रिश्ते की बात जब से आंटी करके गई थी, अम्मा ने ना तो उनको कोई जवाब भेजा था और ना ही इनकी तरफ से कोई पैगाम आया था। हफ्ते के बाद 15 दिन और फिर महीना भी हो गया, और मेरे साथ फिर से एक बार वही बात हुई जो हमेशा से होती आई थी। जो भी लोग मुझे देख कर जाते पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन जाने के बाद कभी लौट कर ना आते और ना ही कोई जवाब भेजते। न जाने क्यों सबको ही सांप सूंघ जाता था। मुझे महमूद बहुत पसंद आया, बल्कि वो ही एक था जिसके लिए पूरी ज़िंदगी मैंने कोई ख्वाब सजाया था। पहले तो जितने भी रिश्ते आए थे मैंने किसी मर्द के बारे में सोचा तक नहीं था। यही एक था जिसको अपने दिल तक रिसाई दी थी, लेकिन वो भी औरों जैसा निकला। मेरे घर में अब मेरे नहीं सिर्फ सफ़िया के ही मसले पर बातें होती रहती। वो हर रोज़ बंद संवर कर बुर्का पहनकर कहीं चली जाती, और इस बात पर मैं इसको अम्मा और रज़िया की मुकम्मल हमायत हासिल थी। पिछले 1.5 माह में उसका शौहर 4 बार आ चुका था, लेकिन वो यहाँ से जाने के लिए टस से मस ना होती। न जाने इस गरीब घर में उसने क्या देख लिया था। रज़िया भी अब 3-4 दिन में चक्कर ज़रूर लगाती, और मेरा सलाई कर करके इन लोगों के लिए पेट भरने का सामान जमा करते और खाना पकाते बुरा हाल हो चुका था। एक वक्त ऐसा भी आया कि घर में खाने के लिए कोई एक चीज़ भी मौजूद ना होती। मैं भला अकेली लड़की कहाँ से इतना सारा पैसा लाती। इस दिन किचन में डब्बे खोल खोल कर मैं देख रही थी कि कहीं कोई आटा चावल मिल जाए तो पका लूँ, तो मुझे महमूद का दिया हुआ वो तोहफ़ा मिल गया जो उसने जाते वक्त दिया था, और मैंने अम्मा के डर से इसी डब्बे में छुपा कर रखा था। इसके बाद सफ़िया के घरेलू मसाइल ने ऐसा हमारे घर को घेरा कि मैं झंझटों में तोहफ़ा खोलना भी भूल गई। लेकिन अब क्या फ़ायदा था, जिसका ये तोहफ़ा था वो तो मुझे भूल ही गया था। फिर भी मैंने नम आंखों से वो डब्बा खोला तो तोहफ़ा देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। ये तो इतना महंगा मोबाइल फ़ोन था जिसमें सिम कार्ड और महमूद का नंबर पहले से ही मौजूद था, जो देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैंने फ़ौरन मोबाइल फ़ोन बंद किया और छुपा लिया कि कहीं मेरी बहनों की नज़र इस पर न पड़ जाए। मैंने सोचा मौका पाकर
आमना बाजी के हाथ ये मोबाइल फ़ोन महमूद को वापस भेजूंगी। लेकिन मेरे दिल को न जाने क्या हुआ कि दिल चाहा एक बार, सिर्फ एक बार महमूद से बात करके ये पूछ लूं कि इतनी इज्जत अफजाई के बाद मुझे ठुकराने की क्या वजह थी। और फिर मैंने ये हमाकत कर ही ली। जब अम्मा दोपहर में नीम के नीचे सो रही थी, सफ़िया हमेशा की तरह बुर्का पहने बाहर चली गई, तो मैंने महमूद के नंबर पर कॉल कर दी। इधर कॉल जाने की घंटी बज रही थी और इधर मेरे दिल की धड़कनें जोर पकड़ रही थी। महमूद ने फ़ोन उठाते ही सलाम के बाद कहा, कैसी हो राबिया? मैंने जवाब दिया, कैसी हो सकती हूँ भला? इस तरह रिश्ते की बात चलाकर जवाब न देने के लिए बहुत शुक्रिया। बस आपका मोबाइल फ़ोन वापस करना था, इसीलिए कॉल की है कि किसी तरह अगर आप ले जाएं तो मेहरबानी होगी। वहाँ से महमूद हक्का बक्का होकर बोलने लगा कि हेलो मैडम, रिश्ते से इनकार आपकी तरफ से किया गया था। मैंने और मेरी माँ ने तो आपको बहुत दिल से पसंद किया था, लेकिन आपकी तरफ से जो जवाब आया इसने हमें हैरान ही कर दिया। भले आप मुझसे शादी ना करती, लेकिन मुझे इतना घटिया इंसान तो न समझते कि मैं किसी का घर तोड़कर अपना घर बसाऊंगा। इसकी ये तमाम बातें अभी तक मेरी समझ से बाहर थी, इसलिए मैंने पूछा कि आपके कहने का मतलब मुझे समझ नहीं आया। हम भला इतने बेहतर रिश्ते से इनकार क्यों करेंगे? तो आगे से जो उसने बताया, मेरे पास इतनी हिम्मत और इतना मजबूत दिल नहीं था जो मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती। उसने कहा कि आपकी वालदा ने पैगाम भेजा था कि हम राबिया का रिश्ता नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर सफ़िया का रिश्ता आप लेना चाहें तो हम लोग उसको पहले शौहर से तलाक दिलवाने के लिए राज़ी हैं। अम्मा की इतनी बड़ी संगदिली मुझसे कैसे बर्दाश्त होती? भला वो माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती थी? मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके वो सफ़िया को बेहतर ज़िंदगी देना चाहती थी, जबकि वो दोनों की ही माँ थी। महमूद कॉल पर था, इसलिए मैंने खुद को थोड़ा संभाला और उसको बाद में बात करने का कहकर मैं सीधा अम्मा के पास गई, जो नीम के दरख्त के नीचे बेसुध सो रही थी। आज पहली बार थी जब मैंने अम्मा को सोता हुआ देखकर भी इसका ख्याल नहीं किया, वरना पहले तो अम्मा की नींद की खातिर मैं दरख्त पर चिड़िया को चहचहाने भी नहीं देती थी। मेरे 2 बार मुसलसल अम्मा ओ अम्मा कहने पर वो चौंक कर उठी। हाय कमबख्त, इतना क्यों चला रही है? ज़रा तो ख्याल करती माँ को सोता देखकर। मैंने कहा, तुमने तो जैसे बड़ा ख्याल किया मेरा। तो वो बोली, क्या कर दिया मैंने तेरे साथ? लड़की सीधा सीधा बोल, पहेलियाँ ना बूझ। मैंने कहा, अम्मा तुमने महमूद को मेरे लिए इनकार करके सफ़िया से रिश्ता करने का क्यों कहा भला? कौन से जन्म की दुश्मनी थी तेरी मेरे साथ? मेरी बढ़ती उम्र का भी तुझे ज़रा ख्याल ना आया? वो हड़बड़ा गई और बोली, देख राबिया, मेरा एक वाहिद सहारा तू ही है। भला तू जो शादी करके चली जाएगी तो मेरा पेट पालने का सामान कौन करेगा? आज मुझे माँ से इन बातों की वजह से इतनी नफरत हो रही थी। भला कोई माँ भी ऐसा सोचती है? मैंने पूछा, तो फिर सफ़िया के लिए इतना बेहतर सोचने की तुझे कैसे समझ आ गई? जब एक बेटी के लिए तो इतना बुरा सोच सकती है। तो तब मेरी माँ ने जो जवाब दिया उसने मेरे ज़मीन आसमान हिला कर रख दिए। उसने कहा, क्योंकि सफ़िया मेरी सगी बेटी है और तू सौतेली। ये अल्फाज मुझ पर पिघला हुआ शोला बनकर गिरे थे। ये लोग जो आज तक मेरे साथ बदसलूकियाँ, नाइंसाफ़ियाँ और बुराइयाँ करते रहे, वो सब इसी वजह से। अम्मा ने मेरा कहीं भी रिश्ता तक ना होने दिया कि मैं सारी उम्र सिलाई मशीन चला चला कर इसके लिए कमाती रहूं, और अपनी सगी बेटियों की उसने कम उम्री में ही शादियां रचा दी ताकि वो अपने घर बसा लें और सुखी रहें। इसके बाद इससे कोई शिकवा, कोई गिला करना मैंने गवारा न किया और महमूद को कॉल कर दी कि मुझे आपसे निकाह करना है, जल्द से जल्द आप निकाह ख्वां के साथ आकर मुझे लेकर जाएं। अगले ही दिन वो आया और हमारा निकाह पढ़वा कर मुझे अपने साथ ले गया। घर में अम्मा के साथ सफ़िया थी। वो दोनों मुझे कोसती और बद्दुआएं देती रहीं और मैं अपने शौहर के साथ चली गई। मेरे शौहर का घर इतना शानदार था कि मैंने कभी ख्वाब में भी ऐसा घर नहीं देखा था। वो लोग मेरी सोच से भी ज़्यादा अमीर थे। 1 हफ्ते बाद मुझे अम्मा की याद आने लगी। मैंने उनको हर बात के लिए माफ़ कर दिया था और महमूद को साथ लेकर उनसे मिलने चली गई तो हैरानी की हद न रही। अम्मा घर पर अकेली थी। सफ़िया मेरा निकाह होते ही अपने शौहर के पास चली गई और अम्मा को अकेला छोड़ते वक्त ये तक न सोचा कि वो कैसे अकेली रहेंगी, क्या खाएंगी पिएंगी, क्योंकि पहले तो मैं इन्हीं का ख्याल रखती थी। मैं वहाँ गई तो अम्मा भूख से निडाल सूखी रोटी पानी में डिबो कर खा रही थी। मैंने महमूद से इजाज़त लेकर अम्मा को अपने साथ लिया और उनके अपने घर में एक कमरे का बंदोबस्त किया। वो अब मेरे साथ रहकर खुश थे।
شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ میں نے محسوس کیا کہ میرے سو جانے کے بعد محمود کہیں اٹھ کر چلے جاتے ہیں، اور دیکھا تو وہ اس عالیشان کمرے میں زمین پر پھٹی ہوئی چٹائی بچھا کر سوئے ہیں۔ میں ان کو اٹھانے کی کوشش کرتی تو وہ رونے لگتے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، مجھے بچا لو۔ کچھ دن یہی معمول رہا، پھر مجھے اس بات پر غصہ آنے لگا۔ میں نے ان کی چٹائی نکال باہر پھینکی، لیکن وہ اس بات پر شدید غصہ ہوئے اور مجھے طلاق دینے کی دھمکی دینے لگے۔ میں نے ان سے معافی مانگی تو وہ چٹائی اٹھا کر واپس لائے تو یہ دیکھ کر قیامت ٹوٹ پڑی کہ اس چٹائی پر تو سجدے کے نشان تھے۔ شاید میرا شوہر ساری رات عبادت کرتا رہتا تھا اور جب نیند آتی تو اسی چٹائی پر سو جاتا تھا، لیکن ایک تجسس اب بھی تھا کہ ایسا کون سا گناہ ہوا تھا جس کے لیے وہ اتنا شرمندہ تھے، لیکن اس بات کو میں نے پوچھنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ ہمارا رب خود ہی بڑا ستار العیوب ہے، پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اس کی خطائیں معاف کرنے کی دعا مانگی اور کہا کہ ہمیشہ ہم سب کے گناہوں کا پردہ رکھنا۔ آمین ثم آمین۔